हाय फ्रेंड्स, चलो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अभी ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है और फैमिलियर चैप्टर है। इस आप में से जितने लोग कॉमर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उन्होंने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा है, एंड जो 11-12 है या जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए पूरा नया है। ठीक है, तो अगेन मैं हर एक चीज़ बेसिक से विथ लॉजिक एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चलो अब इस चैप्टर में दिया क्या है, इस चैप्टर में दिया है कि जो कंपनीज है जो शेयर इशू करती है तो उसमें शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, उसका पैसा कैसे कलेक्ट किया जाता है, और फिर बोनस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं, ईसॉप क्या होता है, अंडरराइटर कौन होते हैं, मतलब पूरा शेयर्स इशू करने का पूरा प्रोसीजर, पूरे जर्नल एंट्रीज, लीगल प्रोविजंस सब कुछ दिया है। अगेन अपने को थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना है। ठीक है, फिर भी मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, एटलीस्ट एक एक समझाने के लिए, ज़्यादा नहीं लूँगा बट एक एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करके लूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में ईजी हो। ठीक है, चलो शेयर्स कंपनीज कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ इनफिनिट नंबर, स्मॉल यूनिट्स ऑफ फाइनाइट नंबर। मतलब क्या है, कंपनी का जो कैपिटल है उसको अपन स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं, उस हर एक पार्ट को बोलते हैं शेयर। करेक्ट ना? तो जो भी जैसे मेरा कैपिटल कंपनी का 1 लाख रुपया है, उसको मैंने 10,000 शेयर्स में डिवाइड किया है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 तो वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपीज। तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो फाइनाइट नंबर है वो कंपनी डिसाइड करती है कि फेस वैल्यू 1 रुपये होना चाहिए, 2 रुपये होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए। अभी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है बट वो कंपनी लॉ में है, अपने इस सब्जेक्ट में नहीं है। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे फेस वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना, वो आप वहाँ पे सब पढ़ोगे। यहाँ पे ये है, तो शेयर इज अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी और फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टर होल्ड एसेट्स ऑफ एनी कंपनी आर नोन एज अ शेयर होल्डर। बराबर है, ये भी सिंपल है, जिनके पास कंपनी के शेयर्स है उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ये एग्जांपल दिया मैंने जो अभी पढ़ा था, कंपनी एबीसी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, एंड मिस्टर शाहरुख इज इन पोजीशन ऑफ 6,000 शेयर्स। तो देखो अभी 50 लाख का जो कैपिटल अपन ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, करेक्ट ना, तो ये हो गया एथोराइज कैपिटल 50 लाख का। उसमें से कंपनी के शेयर 10 रुपए के हैं, तो 5 लाख के शेयर्स है, उसमें से 6,000 शेयर शाहरुख खान के पास है, तो 60,000 रुपए का शेयर कैपिटल उसका है कंपनी में। सिंपल, कुछ भी नहीं है। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ते हैं, अ कंपनी रेजेस कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। अभी क्या होता है, बड़े कंपनीज के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है, शेयर क्यों इश्यू किए जाते हैं? पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर वाई शेयर सर, बिकॉज ओनर्स कैपिटल इज नॉट इनफ फॉर बिग प्रोजेक्ट। जैसे छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, HOF, LLP कैन स्टार्ट, बट जहाँ पे अमाउंट गोज इनटू मल्टीपल करोड़ या बियॉन्ड 100 करोड़, 200 करोड़, तो वहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं बट रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क डिवाइड करना है तो सभी लोगों को एक साथ लेके आना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल खाली जब भी इशू करते हैं जब अपने को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपन अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आप कैसे रहेगा 500 करोड़ रुपया, बट कौन लगाएगा पूरे 500 करोड़ रुपया? इसके साथ सबका पैसा लगाओ तो डूबेंगे तो सब साथ में जाएंगे, अकेले जाने का डर थोड़ा कम रहेगा, एंड फायदा होगा तो भी सबका होगा। तो दैट इज हाउ, एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल आदमी कितना पैसा डालेगा, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, इसलिए कंपनी फॉर्म किया जाता है। अ कंपनी रेजेस इज कैपिटल बाय इशूइंग इट्स शेयर्स टू फाइनेंस एंड कैरी आउट द बिजनेस। करेक्ट। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन lays down the foundation of company, contain the amount of capital which company decide to register and number of shares into which it is to be divided। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा जाता है कि कंपनी का एथोराइज कैपिटल कितना होगा और वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। into which shares to be divided, it constitutes the basis for capital structure of the company। now what is capital structure दोस्तों, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ FSM में। what is capital structure? It's a combination of owner's capital and borrowed capital. It's a combination of owner's capital and borrowed capital. When the total capital company divided into shares, it is called as share capital.
कैपिटल रिफर्स टू अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस विद द बेसिक एम ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, करेक्ट। कैपिटल हमेशा कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर। एंड बताओ ओनर पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? यस, टू जनरेट मोर इनकम। पता है आपको? कैपिटल रेज फ्रॉम पब्लिक एंड पीपल हु कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल नोन एज अ शेयर होल्डर। यस, मतलब कैपिटल में शेयर्स आप आम जनता भी खरीद सकती है, कोई दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक कंपनी भी दूसरे कंपनी के शेयर्स ले सकती है। करेक्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वेस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ले सकती है, इंडिविजुअल ले सकता है, बैंक भी ले सकता है, म्यूचुअल फंड भी ले सकता है, एएमसी, तो वो सब ले सकते हैं, तो उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। नाउ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल द शेयर कैपिटल दैट डज नॉट कम अंडर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कैन बी टू बेसिस विथ वोटिंग राइट्स, with differential voting rights regarding dividend and voting or any other such rights। हाँ, अभी इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जो ओनर जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी। आपने और एक सुना है प्रेफरेंस, वो भी पढ़ने वाले हैं। प्रेफरेंस से पैसा क्यों लिया जाता है ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, क्योंकि इस चैप्टर में आपने उसको यूज करना है। क्या करना है? उसको यूज करना है। तो इक्विटी का मतलब इतना ध्यान में रखो कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिनका कैपिटल कंपनी के पास लाइफ टाइम रहता है, कंपनी उसको उनके लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करेगी। सी एज ए शेयर होल्डर यू कैन सेल योर शेयर्स। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो कंपनी ने एक बार शेयर इश्यू कर दिए ना, तो कंपनी विल नॉट रिपेट टिल इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर, तब तक वो तो इसको बोलते हैं इररिडीमेबल कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज अ इररिडीमेबल कैपिटल, उसको इसलिए ओनर्स बोलते हैं। ओनर्स कौन है? जो एंड तक कंपनी के साथ रहता है। मतलब जब कंपनी लिक्विड भी होती है तो सबसे लास्ट पैसा किसको मिलता है? ओनर को मिलता है। तो यहाँ पे दिया अदर देन प्रेफरेंस ऑल आर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना। इसमें दो होते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट रहते हैं एंड जिनके पास वोटिंग राइट रहते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग एंड अदर राइट्स। मतलब उनको कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं एज फार एज डिविडेंड एंड वोटिंग इज कंसर्न। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं ना। प्रेफरेंशियल कैपिटल का मतलब क्या है? नाम ही है प्रेफरेंस, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कहा था। दे एंजॉय प्रेफरेंस फॉर वोटिंग, सॉरी फॉर डिविडेंड एंड एज वेल एज फॉर रिडेम्पशन। तो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहला जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस को जाता है, उसके बाद वो डिविडेंड इक्विटी को जाता है। हमको पता है सर, बराबर है। एंड जब भी बात आती है रिडेम्पशन की, तो पहला रिडेम्पशन प्रेफरेंस का होगा एंड फिर पैसा बचा, जितना बचा है टू दैट एक्सटेंट इक्विटी को पैसा मिलेगा। हाँ सर, हमको ये भी पता है, गुड। ये चैप्टर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मतलब ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स अगेन आप पूरा चैप्टर पढ़ के डायरेक्टली एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो देखना है, देखो, नहीं देखा तो भी चलने वाला है जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का ये पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया है। आई थिंक दिस इज इंट्रोड्यूस फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट एंड दोज हु हैव कम आफ्टर 11-12। As the name suggests, with reference to any capital limited by shares, refers to that capital of issued capital which carry preferential right with regard to payment of dividend. It can be as a fixed amount or amount calculated at a fixed rate, which may be either free or subject to income tax. करेक्ट है? मतलब क्या देखो, इट कैन बी आइदर एज अ फिक्स अमाउंट और फिक्स रेट, मतलब प्रेफरेंस को डिविडेंड जो दिया जाएगा एक फिक्स अमाउंट भी दिया जाएगा या रेट दिया जाएगा। जैसे बोलता हूं मैं कि कंपनी ने 12% प्रेफरेंशियल इशू किए, मतलब ये 12% जो क्या है वो रेट है, वो 12% क्या है? रेट है जो इशू किया जाएगा। ये हो गया रेट 12% का, ठीक है। एंड फिक्स अमाउंट का मतलब है आपको हर साल इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। विच में भी आइदर फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। हाँ, अभी देखो, अभी इसका मतलब क्या, देखो अभी ये जो डिविडेंड मिलता है, करेक्ट नहीं, ये किसके हाथ में टैक्सेबल है ना? 1 अप्रैल 2020 के पहले ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था एंड 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाया गया है। ये मैंने आप सबको डायरेक्ट टैक्स में सिखाया है, करेक्ट है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। नाउ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो ये आपको, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो आपको पता ही है, बट बोथ डिविडेंड इक्विटी का हो या प्रेफरेंस, अगर आप लोग, तो ये ध्यान में रखना, आपको पता ही है पर फिर भी लिख रहा हूं।
तो कोई भी डिविडेंड हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस, तो आपके जो नोट्स है वो उन्होंने शायद नोट्स में अगर अपडेट नहीं किया रहेगा तो आप ध्यान में रखना, या आपने कोई पूरा नोट्स पढ़े, इट्स ओके, अभी अमेंडमेंट हुआ है, हो जाएगा धीरे धीरे सब बुक में अपडेट। तो 1/4/2020 के बाद अभी इक्विटी हो या प्रेफरेंस डिविडेंड वो अपने हाथ में टैक्सेबल है, लिख लो। और ये मैंने डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ाया है। चलो रीपेमेंट ना, ये मैंने आपको बता दिया था, ये रीपेमेंट में सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इट इज द केस इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, वेदर नॉट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स प्रीमियम और प्रीमियम एनी फिक्स स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। हाँ मतलब ये जब रिडेम्पशन होगा दे विल एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी। और यहाँ पे भी दिया कि उनको जो पैसा दिया जाएगा ये प्रीमियम पे भी दिया जाएगा, मतलब 12% प्रेफरेंसेस 1 लाख का है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इसका मतलब क्या है कि आपने पैसा लेते समय 1,20,000 लिया था, हाँ सर, रिडीम करते समय 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा, मतलब जब आप उनको रिडीम करोगे तो आप उनको दोगे 1,32,000, आप उनको कितना दोगे 1,32,000 का आप उनको पेमेंट करोगे, तो उसको बोलते हैं पेबल एट रिडीम प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है आपने जितना लिया उससे ज़्यादा देते हैं, डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, प्लस यू विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा। ये प्रीमियम फिक्स भी रहेगा या परसेंटेज वाइज भी रहेगा, मतलब प्रीमियम ऑफ 50,000 रुपीज़ भी होगा या परसेंटेज में भी होगा, वो प्रीमियम कैसे भी कैलकुलेट होगा, इट कुड बी अ फिक्स अमाउंट और इट कुड बी अ परसेंटेज, बट जितना मैंने देखा इट इज अ नॉर्मली परसेंटेज, ठीक है। दिया ना प्रीमियम और फिक्स स्केल, फिक्स स्केल का मतलब वही है जो मैंने कहा था 10%, 20% एंड फिक्स प्रीमियम मतलब अमाउंट में होगा, और ये मेमोरेंडम और आर्टिकल में दिया जाएगा, ठीक है ना। अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद नहीं पढ़ा है, डीम प्रेफरेंस कैपिटल। ये शायद आपने बीकॉम में नहीं पढ़ा है, पढ़ा रहेगा तो अच्छी बात है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ध्यान दो। द शेयर कैपिटल इज डीम्ड टू बी प्रेफरेंशियल कैपिटल नॉटविथस्टैंडिंग दैट इट इज आइदर एंटाइटल्ड टू आइदर बोथ और फॉलोइंग राइट्स। अच्छा, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है ये सबको ओवरराइड करता है। व्हाट इज नॉटविथस्टैंडिंग? सबको ओवरराइड करता है। जहां पे वर्ड आता है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब वो रिस्ट्रिक्शन डालता है विद कंडीशंस, तो यहाँ पे वर्ड था ना सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एंड नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या है लॉ में, मतलब लॉ में मतलब ये इस वर्ड का ऊपर जो भी लिखा है सबको ओवरराइड करता है। जैसे घर पे वाइफ अपने आपके घर में मॉम सबको ओवरराइड करती है ना, हाँ नॉटविथस्टैंडिंग। एक बार मॉम ने बोल दिया कि नहीं करना है, बात खत्म, डैड कुछ नहीं बोल पाते, भले डैड आपके सामने शेयर रहेंगे, मॉम ने कुछ बोल दिया तो गेम ओवर, हंसो मत, है ना। हाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो नॉटविथस्टैंडिंग मतलब सबको ओवरराइड करता है। तो ऊपर जो भी आपने पढ़ा है वो सब भूल जाओ। अगर उनको दोनों राइट्स मिल रहे तो उनको प्रेफरेंस डीम टू बी प्रेफरेंशियल होल्डर माना जाएगा। कौन सा? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट हैज राइट टू पार्टिसिपेट whether fully or to limited extent with the capital not entitled to preferential right, and in respect of that capital in addition to the preferential right to the repayment, in case of winding up it has right to participate whether fully or limited with capital not entitled to that preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid। बता दो मैं अभी देखो क्या बोला है, अभी हम पढ़ के रहे, पहले बताओ इनको डीम टू बी प्रेफरेंशियल कैपिटल माना जाएगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल का मतलब क्या मैंने कहा था, टू राइट्स, पहले प्रायोरिटी फॉर डिविडेंड एंड प्रायोरिटी फॉर रिपेमेंट, ये तो आपको है तो आप प्रेफरेंशियल हो, प्लस डीम टू बी प्रेफरेंशियल कब माना जाएगा। देखो अभी पहला दूसरा पढ़, देखो क्या है अभी जैसे अभी मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, इमेजिन करो, समझो थोड़ा। वाइंडिंग अप होते समय हमने पहले पैसा प्रेफरेंस कैपिटल को दे दिया, बाद में इक्विटी को पैसा दे दिया, उसके बाद कुछ अगर सरप्लस बचता है एंड उसके बाद अगर वो, अच्छा लॉजिकली बताओ, एक बार मैंने प्रेफरेंस का पूरा पैसा दे दिया, देन नो मोर प्रेफरेंशियल होल्डर बिकॉज आई हैव रिपेड एंटायर अमाउंट, अपना मेरा रिश्ता खत्म है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा होगा, ठीक है।
अभी उसके बाद भी हमने इक्विटी को पैसा दिया, उसके बाद जो सरप्लस अराइज होता है, इफ दे आर एंटाइटल फॉर दैट सरप्लस, तो इसलिए उसको बोला जाता है डीम टू बी प्रेफरेंस कैपिटल, क्योंकि अभी वो प्रेफरेंस कैपिटल रहे नहीं, वो थे प्रेफरेंस, हमने उनको पूरा रीपेमेंट कर दिया है, सो रिलेशन खत्म हो गया, अपन एक दूसरे को भी जानते नहीं, अभी हम हो गए हम आपके हैं कौन, पहले थे हम साथ साथ है क्योंकि आप मेरे शोल्डर हो, बट वंस आई रीपे यू, बात खत्म। जैसे आपने आपका लोन रीपे कर दिया, बात खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही बोल रहा कि नहीं? बाद में बैंक आपके साथ आएगी नहीं आएगी? हाँ, और यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है कि अगर इक्विटी को देने के बाद कुछ सरप्लस बचता है तो आपको दिया जाएगा, तो इसलिए वर्ड लाएगा डीम प्रेफरेंस कैपिटल। तो ये पहला है। एंड यहां पे उनको राइट टू पार्टिसिपेट दिया है, कौन सा? मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, करेक्ट ना? विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रेफरेंशियल राइट। देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड बोला है, इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, it has right to participate whether fully or to the limited extent with capital not entitled to the preferential right above। हाँ, मतलब जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट आप उनको अलाउ कर रहे हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, तो उनको भी क्या माना जाएगा? डीम टू बी प्रेफरेंस कैपिटल माना जाएगा, करेक्ट ना? सो दो, तो डीम प्रेफरेंस कैपिटल किसको बोलते हैं? और इसको आप पढ़ लो, मैं अगले लेक्चर में और एक बार रिवाइज इसका रिवीजन लेने वाला हूँ, स्पेशल दिस पॉइंट का, आप इसको एक बार पढ़ लेना। इस चैप्टर में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो मैं लेक्चर 1 में पढ़ाऊंगा, एंड लेक्चर 2 में उसका प्रॉपर और एक बार रिवीजन लूंगा। तो दो वर्ड ध्यान रखना, जिसके पास राइट टू पार्टिसिपेट है, करेक्ट ना? पार्टिसिपेशन फुल्ली होगा, पार्टली होगा, विथ कैपिटल होगा, बट उनके पास डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होगा, उनके पास डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होगा, बट कंपनीज अलाउंग देम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट कहाँ पे होगा? मैनेजमेंट में होगा, मीटिंग्स में होगा। हाँ, तो ये राइट टू पार्टिसिपेट है या राइट टू शेयर एनी सरप्लस है, तो उनको डीम टू बी प्रेफरेंस कैपिटल माना जाएगा। ये दो वर्ड्स को हाईलाइट करके रखो, ये एमसीक्यू में कंफर्म पूछेंगे। चलो, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल काफी आसान है, आप पढ़ लो 1 मिनट में, मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ लो आप तब तक। चलो, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल। देखो, रिफंड ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस एंड वाइंडिंग ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल गेट बिफोर इक्विटी। पता है आपको? रेट ऑफ डिविडेंड, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट ना? वही दिया है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड, ये भी आपको पता है। राइट टू वोट, इक्विटी को वोटिंग राइट रहता है, प्रेफरेंस को वोटिंग राइट नहीं रहता है, बट जहां पे उनके डिविडेंड के ऊपर चर्चा होने वाली है वही दिया है। राइट टू वोट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मींस व्हाट? मैनेजमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेने वाला है जो किसी तरीके से प्रेफरेंस होल्डर को अफेक्ट करने जा रहा है, उनका डिविडेंड का रेट कम करने वाले हैं, व्हाटएवर मे बी द, उनके टर्म्स चेंज करने वाले हैं, तो इन दैट केस वो अप्लाई वो आ सकते हैं। इक्विटी कैपिटल नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मैंने कहा था जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलेगा। दे आर ऑलवेज रिडीमेबल। चलो, ठीक है। नाउ अभी अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स। पहला, 3 तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। देखो, अच्छा, अभी ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसका अपन डायग्राम भी बनाएंगे बाद में, और ये एग्जाम में एमसीक्यू में आने वाले हैं। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे, मैंने कहा था ना चैप्टर 2 में कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इसका डिफरेंस क्या है फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट? कॉमर्स स्टूडेंट को सब कुछ पता है, दिस इज वेरी इजी फॉर देम। तो अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जो कॉमर्स स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा है, आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है आप जस्ट गो थ्रू कर लो, ये सब आपने बीकॉम में पढ़ा है। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन सेव 6 to 8 hours। एंड लगता है कि नहीं सब भूल गए हैं तो फिर उसको देखो,
क्योंकि काफी सारे चैप्टर जो है कॉमर्स के यहाँ पे लाए गए हैं. Cumulative preferences are preferences where whose holders are entitled to receive arrears of dividend before any dividend paid on the equity. Arrears मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो वो डिविडेंड जो है लास्ट ईयर का एरियर प्लस इस साल का ये दिया जाएगा, उसके बाद ही प्रेफरेंस इक्विटी को पैसा मिलेगा, तो उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव. एक्यूमुलेट करना मतलब क्या बोलते हैं ना, एक्यूमुलेट मीन्स व्हाट, जमा करना. व्हाट इज क्यूमुलेटिव, जमा करना. तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड देना बाकी है, सेकंड ईयर का, दोनों एक साथ दिया वो है. ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियर्स इन एडिशन टू द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड सच शेयर्स राइट टू कैरी पार्टिसिपेट द सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट, जो ऊपर अपन ने पढ़ा ना. करेक्ट ना, कि जैसे हमने ऊपर जो पढ़ा था वो अलग था थोड़ा. करेक्ट. यहाँ पे क्या है कि पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, फिर इक्विटी को डिविडेंड दिया, फिर ये दोनों को डिविडेंड देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है, वो पैसे में अगर वो पार्टिसिपेट करते तो उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियर्स. एंड कन्वर्टेबल मतलब क्या, विच कैन बी कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर्स, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल. ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड. दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियर्स. व्हाट इज नॉन क्यूमुलेटिव, जिनके पास एरियर्स डू नॉट हैव राइट टू रिसीव एनी एरियर्स. मतलब क्या सर, मतलब ये कि सपोज एक साल में उन्होंने कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, तो आप उसको अगले साल क्लेम नहीं कर सकते हैं. हाँ, इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर इन 1 ईयर ड्यू टू एनी रीजन दे गेट नथिंग और नो नाउ दे कैन क्लेम अनपेड डिविडेंड एनी सब्सिक्वेंट ईयर. गयो मतलब 18-20 में 18-19 में 19-20 में कंपनी ने कोविड की वजह से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर अगर आप इस कैटेगरी में हो गयो, आप डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते. हाँ, ऊपर किए तो क्लेम कर सकते हैं. व्हाट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, खाली उनको डिविडेंड मिलता है, उनके पास कोई सरप्लस का राइट्स नहीं है. व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा डायग्राम फटाफट बना लेते हैं. चलो लिखा इतना, लिख लो. participating and non-participating.
हो गया। चलो क्यूमुलेटिव में क्या लिखो, राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे लिखो नो नो राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है, जो सरप्लस में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट टू एंजॉय सरप्लस, नो राइट टू एंजॉय सरप्लस। सरप्लस कौन सा, आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी, कुछ सरप्लस बचता है तो। which cannot be converted into equity। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के रखना, एग्जाम के एक दिन पहले कंफर्म पढ़ना है। एग्जाम के पहले दिन अपने पास जो मैं आपको दूंगा समरी नोट्स, करेक्ट ना, वो मिलने आपके पास होने चाहिए। समरी नोट्स, चार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मार्क करके रखना है, बस उतना ही रिवाइज करना है। हो गया। सिंपल डायग्राम लिख लो, स्पेशली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, इवन कॉमर्स स्टूडेंट भी लिख लो। चलो, नाउ डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, एथोराइज, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा दिया है। एथोराइज मतलब दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज्यादा अपन शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते। इशूड मतलब उसमें से जो मैंने अभी इशू किया है, क्योंकि मेरे को पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, तो 10,000 जो है वो मेरा एथोराइज कैपिटल है। अभी मैंने 4,000 इशू किए हैं क्योंकि उतने पैसे की जरूरत है, करेक्ट ना, तो उसको बोलते इशूड कैपिटल। फिर 4,000 में से जो लोग करेंगे वो होंगे सब्सक्राइब कैपिटल, 3,000 लोगों ने लिए, बाकी अंडर राइटर लेंगे, तो टोटल इमेजिन करो मेरा इशूड भी 4,000 है। फिर उसमें से मैं जितना पैसा मांगूंगा वो कॉल्ड अप होगा, फिर मैंने मांगने के बाद लोग जितना पे करेंगे वो पेड अप होगा। मैंने सेकेंड चैप्टर में भी डायग्राम आपको बना के दिया है, तो आई थिंक दिस ये अभी रिपीट नहीं करूंगा मैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये भी आपने देखा है, पहले एथोराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब एंड फिर पेड अप। अपन जब बैलेंस शीट का टोटल लेते हैं तो पेड अप कैपिटल हमेशा ऐड करना है। दिस वी ऑलवेज राइट इन इनर कॉलम। अगर अपने बैलेंस शीट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बैलेंस शीट बनाया है, उनको पता रहेगा ये सब कैपिटल अपन इनर में लिखते हैं। जो मेन अमाउंट है उसको ये टोटल में आएगा 5 लाख रुपया। चलो अभी देखते हैं शेयर्स इशू करने के लिए प्रोसीजर क्या है। जब भी आपको शेयर्स इशू करना है, जो सेबी के गाइडलाइंस है प्लस कंपनी एक्ट, ये दोनों को आपको फॉलो करना है। चलो, टू इशू शेयर्स द कंपनी हैज टू फॉलो डेफिनेट प्रोसीजर विद प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज कंट्रोल रेगुलेटेड बाय, देखो दिया है, कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी, ये दोनों के प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल है। When a public company desire to raise capital by issuing shares to public, it must invite them to subscribe for the share. पहले आपको उनको इनवाइट करना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारे डायरेक्टर्स है, ये हमारे फ्यूचर प्लान है, तो ऐसे आपको उनको फ्यूचर दिखाना पड़ेगा एंड तब जाको इन्वेस्ट करेंगे। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। आगे ना आपने पढ़ा है, आई नो दैट,
इनवाइट कैसे करेंगे? प्रॉस्पेक्टस। जैसे आप किसी नए कोर्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, वो आपको देते हैं प्रॉस्पेक्टस कि भाई ये लो कोर्स का प्रॉस्पेक्टस। उसमें सिलेबस दिया जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स है, कितना फीस है, प्लेसमेंट किसको मिला, कौन फैकल्टी है, इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत क्या है, कॉलेज कितने साल से है, कैंपस प्लेसमेंट क्या है, तो ये सब दिया जाता है। तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाता है। तो प्रॉस्पेक्टस गिव्स यू एंटायर आइडिया अबाउट योर कंपनी। The person who intend to become shareholder must then subscribe those shares by making an application for desired number of company. Application, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो मैंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे, एंड अप्लाई करते समय जो आप पैसा देते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एंड फिर मैं आपको शेयर्स दूंगा, अगर मैंने आपका एडमिशन अप्रूव कर दिया तो आप हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे। वैसे ही अगर कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अभी कभी क्या होता है, कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है 10 करोड़ की एंड लोग 50 करोड़ के लिए अप्लाई होते हैं, तो लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपने 100 शेयर्स अप्लाई किए, आपको कुछ भी नहीं मिला, या प्रोपोर्शनल 20 शेयर्स मिले। वो कंपनी का पॉलिसी का अलॉटमेंट कैसे होता है। तो अगर आपको शेयर्स अलॉट किए गए तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। एंड वन शेयर्स आर अलॉटेड यू बिकम शेयरहोल्डर ऑफ अ कंपनी। जिनका अलॉटमेंट नहीं होता है उनको पैसे इमीडिएटली आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। सो अलॉटमेंट मीन्स एलोकेटिंग और अपोर्शनिंग। देखो दो वर्ड यूज किए, क्या फर्क है दोनों वर्ड में? एलोकेटिंग मतलब है मैंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मेरे को 1000 शेयर्स दे दिया, एलोकेशन, जितना मांगा था उतना दे दिया। एंड व्हाट इज अपोर्शनमेंट? इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो कंपनी ने रेशियो डिसाइड किया कि 10:2। तो आपने अगर 10,000 के लिए अप्लाई किया तो हम आपको 2,000 ही देंगे, तो उसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट। वो डिस्ट्रीब्यूट सबको नहीं दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा। The company cannot allot more number of shares offered to public for subscription through prospectus. What is prospectus? ये जो invitation है ना, ये हाँ, मतलब प्रॉस्पेक्टस में जितना लिखा है उससे ज्यादा कैसे मांगेंगे? लॉजिकल है। मोरओवर द कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट्स अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन प्रॉस्पेक्टस एज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब। ये अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मिनिमम मतलब कि जैसे 100 रुपए का शेयर है तो एटलीस्ट एप्लीकेशन करते समय यू शुड बी एबल टू रेज 25 रुपीज। अगर तुम उतना भी रेज नहीं कर सकते ना, मतलब लोगों का तुम्हारे पे भरोसा है नहीं, ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, और देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, उनके सेंटिमेंट्स अलग है, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट या व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, तो फिर आपको जो मिला वो वापस करना पड़ेगा। तो लोगों से पैसा लेने के लिए इतना मिनिमम आपको पब्लिक से कलेक्ट करना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर दिया है तो अपन पढ़ेंगे आगे। करेक्ट ना? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना होना चाहिए एंड जो एप्लीकेशन मनी वो सबका रिसीव होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होते तो अलॉटमेंट नहीं होगा। इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर द अलॉटमेंट, कैन बी फॉर द शेयर्स अप्लाइड द प्रोवाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रेज्ड। मतलब क्या है? इफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर अलॉटमेंट, मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर्स की ऑफर की थी, आपने 8,000 के लिए अप्लाई किया, आपने मतलब सब लोगों ने मिला के, तो अभी भी कंपनी को 2,000 शेयर्स की जरूरत है, बट आप लोगों ने सब्सक्राइब अप्लाई नहीं किया है, मतलब ये अंडर सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने ऑफर दिया था कि हमको 10,000 शेयर्स का इतना पैसा चाहिए, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे सब लोगों ने पैसा दिया, टोटल मिला के 8,000 शेयर्स का पैसा है, 2,000 शेयर्स का पैसा अभी भी नहीं आया। तो क्या करना है? तो वो फिर 8,000 रखेंगे, वापस करेंगे। क्या बोला है कि अगर वो पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है तो कोई अड़चन नहीं है ना, तो फिर कोई अड़चन नहीं, तो चल जाएगा। फिर बाकी का पैसा कौन देगा? अंडरराइटर होते हैं ना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अंडरराइटर वो देंगे। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन, आइदर कैन बी फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या है? शेयर्स कैश में भी इशू हो सकते हैं, मतलब आपसे पैसा लिया जाएगा, या अदर देन कैश मतलब मैंने आपको कहा था लास्ट चैप्टर में कि कंपनी को बड़ा एसेट खरीदना है, गुड्स खरीदने हैं, उनके पास पैसे नहीं, तो शेयर्स देके भी वो हो सकता है। तो शेयर्स आर इश्यूड फॉर कैश और अदर देन कैश, मतलब
द कंपनी में कॉल द शेयर मनी आइदर इन इंस्टॉलमेंट, और हाँ मतलब पैसा जो 10 रुपए कंपनी को लाना है फेस वैल्यू, वो कैसे लेके आना है, वो कंपनी की प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लेके आ सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था। क्या लिखा था इसमें कि अगर पैसा जितना अपन ने शेयर मार्केट में इशू किए उतना पूरा पैसा नहीं मिला है, लेकिन वो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर है तो अपन उसको रख सकते हैं, फिर बाकी का पैसा आपको अंडरराइटर से लेना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर का पॉइंट क्या बोलता है, वो पैसा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम है तो फिर आपको उसको रिटर्न देना पड़ेगा, आप रख नहीं सकते। तो ये दोनों पॉइंट अति इंपॉर्टेंट है। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज फॉर कैश, लेट्स से फेस वैल्यू 10 है, तो अगर मैंने 10 को इशू किया तो पार, 12 को इशू किया तो प्रीमियम, 8 को इशू किया तो डिस्काउंट। एंड अदर देन कैश का मतलब क्या मैंने कहा था कि मेरे को कोई एसेट मिल रहा है, मेरे को 500 करोड़ का एसेट लेना है बट उतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैंने सामने वाले को ऑफर दिए कि भाई मैं तेरे को इतने शेयर्स देता हूं, तू मेरे को एसेट दे, तो वो तो उसको बोलते हैं अदर देन कैश। बट अपना जो फोकस होगा वो इस पे होगा, ठीक है। इसके पूरे जर्नल एंट्रीज विद लॉजिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। चलो तो आइए पढ़ते कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं। अभी जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए एक बताता हूं कि क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जो पैसा आता है उसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। एंड उसके बाद कंपनी पैसा कॉल में ले सकते हैं। तो सपोज कंपनी ने 2 कॉल लिए, मतलब पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल एंड फिर बोलते हैं फाइनल कॉल। करेक्ट। सो दिस इज द वे मनी कैन बी रेज। ये और ये कंपलसरी है, ये आगे के कॉल 1 भी देख सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं या 3 भी सकते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन कंपनी, बट ये 2 प्रोसीजर कंपलसरी, दिस 2 स्टेप्स आर कंपलसरी। एंड कॉल डिपेंड्स ऑन कंपनी। कि 1 कॉल देना है, 2 कॉल देना है, 3 कॉल देना है, 4 कॉल देना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। चलो तो अभी ये मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं कि एट पार अगर है तो एंट्रीज कैसे होती है, एट प्रीमियम है तो एंट्री कैसे होती है। ठीक है, अभी एक आपको बेसिक लॉजिक बताता हूं। हर एक के लिए 2 एंट्री होती है, एक ड्यू का एंट्री और एक रिसीव्ड का एंट्री। एक पैसा ड्यू का एंट्री और एक रिसीव्ड का एंट्री, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, बताता हूं मैं। चलो तो शेयर इशूड एट पार, देखो पहला क्या है, व्हेन शेयर्स इशूड एट पार एंड पेएबल इन फुल लमसम। फुल लमसम मतलब क्या है, पूरा पैसा आ चुका है। तो बैंक, अभी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए अगेन मैं चैप्टर 1 रिवाइज कर रहा हूं। बैंक, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो जब भी एप्लीकेशन में रिसीव होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। करेक्ट। एंड शेयर एप्लीकेशन मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। एप्लीकेशन मतलब जिस बंदे ने अप्लाई किया, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। सो दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए काफी आसान है, बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ये आप लिख के रखना, क्योंकि आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा ये एंट्री 1 मिनट में लर्न करना। सो अगेन आपके लिए बताता हूँ, बैंक इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट होगा। एंड शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अप्लीकेंट इज द गिवर, इसलिए आपने उसको क्रेडिट दिया है, इतना एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। इसने यहाँ पे फुल पैसा दिया, जितना मांगा उतना। मतलब मैंने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया और एक साथ 10 रुपए आ रहा है, तो उसमें फिर इंस्टॉलमेंट कॉल बने आएंगे ही नहीं, खाली 2 ही होंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अगर पार्ट पार्ट में आ रहा है तो फिर कॉल के एंट्रीज आएंगे। चलो नेक्स्ट, तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या एंट्री होगा बताओ। अभी देखो हम शेयर्स अलॉट किसको करेंगे, जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनको अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। तो ये अकाउंट क्लोज करने के लिए उनको हम डेबिट देंगे एंड उनको अब हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर कैपिटल में। मैंने कहा था 2 एंट्री होती है, पहले रिसीव्ड का एंड एक बार कंफर्मेशन हो गया तो यहाँ पे पहले रिसीव हुआ पैसा, हमने उनको शेयर्स अलॉट किए। अलॉट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन मनी है ये शेयर कैपिटल में शिफ्ट होगा। याद करो चैप्टर 2
अपन ने पढ़ा था फॉर्मेट में कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अलग से लिखा जाता है। एक बार अपन ने अलॉटमेंट किया तो फिर उसको कैपिटल में शिफ्ट किया जाता है। याद करो मैंने आपको कहा था, तो ये कैपिटल में शिफ्ट करने का एंट्री है। एंड देखा जाए तो फिर ये दोनों नलीफाई हो जाएगा एंड जो एंट्री बचेगा वो क्या होगा, बराबर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड ये आपने 11th में तो पढ़ा ही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री बचता है। आप देखेंगे तो एंट्री वही बच रहा है, खाली करने का तरीका अलग अलग है। अब ये बोलेंगे फिर डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे सर, अगर यही होने वाला है, वो भी क्वेश्चन सही है। क्या होता है, जिन लोगों का फिर पैसा आना बाकी है ना, ये यहाँ पे समझ में आता है कि इतने से इतने लोगों का पैसा आना बाकी है, या रिफंड करना है तो कितना पैसा रिफंड करना है, वो सब आपको समझ में आता है। तो एप्लीकेशन में अगर एक्स्ट्रा मिला तो उनको हम रिफंड कर देंगे, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको अलॉटमेंट ही नहीं होगा, तो इसलिए वो अलग अकाउंट क्रिएट किया जाता है। करेक्ट ना। कभी कभी सभी लोगों को अप्लाई अलॉट नहीं किया जाता ना, उसमें से कुछ रिफंड भी किए जाते हैं, एक्स्ट्रा मनी है तो इसलिए वो अलग अकाउंट खोल के वहाँ पे सब एडलेस किया जाएगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना कैपिटल में शिफ्ट होगा, बाकी का रिफंड किया जाएगा, या समटाइम उसको एज ए एडवांस भी रखा जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अलॉट, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट अलग से बनाया जाता है, ये हर बार नलीफाई नहीं होता है ना। ये जो पैसा है अगर ये एक्स्ट्रा है तो कुछ केस में रिफंड किया जाता है, या एक्स्ट्रा पैसा एज ए एडवांस रखा जाता है, क्योंकि अगर मैंने आपको शेयर्स अलॉट किए तो नेचुरली मैं अलॉटमेंट का कॉल आपको देने वाला हूँ कि आगे का पैसा दो, तो उस समय वो पैसा एडजस्ट भी हो जाता है। सो इसलिए उसको अलग से किया जाता है। नाउ तो ये था लमसम, जो मोस्टली बहुत कम होता है। आपने को जो नॉर्मल क्वेश्चंस वो इंस्टॉलमेंट वाले ही आते हैं जो आपने किए। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ पार एंड अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। ये देखो अपन ने दिया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम बना के दिया है। इसमें से ये दो कंपलसरी है दोस्तों, बाकी कॉल दो करना या एक करना ये पूरा कंपनी का डिस्क्रिशन है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये दो कंपलसरी प्रोसेस है। चलो अब इसके देखते हैं अपन जर्नल एंट्रीज क्या होंगे। पहला, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग, देखो पहला बैंक, बोलो कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कंपनी के हिसाब से जो इन्वेस्टर उसने पैसा दिया है सो क्रेडिट द गिवर, एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, फॉलोड बाय नरेशन, नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ड बीइंग, दिस आई एम रिपीटिंग फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। तो जब तक ये सिलेबस खत्म नहीं होगा मैं आपको हर एक डेबिट क्रेडिट का लॉजिक बताते रहूंगा। ठीक है, स्पेशली फॉर माय नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ बट आपके लिए काफी आसान है। आई नो दैट फॉर यू इट्स इजी, आप आंख बंद करके भी सब सॉल्व कर सकते हैं। देन जब भी अलॉटमेंट किया जाएगा, देखो अलॉटमेंट होगा तो क्या होगा, इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको ही हम अलॉटमेंट में अलॉटमेंट करेंगे या बाकी के पैसा रिफंड कर देंगे, तो इसलिए ये अकाउंट क्लोज होगा। मैंने आपको कहा था कि हर एक पेयर का 2 एंट्री होगा, हर एक का 2 एंट्री। तो इसको क्लोज करके हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमने उनको अभी अलॉट कर दिया है। बोर्ड ने बोल दिया है, कंपनी के बोर्ड ने, कि भाई अलॉट कर दो इनको शेयर्स, एंड बाकी का पैसा फिर क्या होगा, रिफंड होगा, उसका अलग से एंट्री है। तो अब ये कंबाइन भी कर सकते हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो कंबाइन एंट्री करते हैं। कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है ना। अभी इसमें बता दो मैं कैसे होता है, आपको छोटा सा प्रॉब्लम करके बता दो, मतलब समझ में आएगा। फेस वैल्यू 10 ही है, तो 10,000 शेयर मैंने इशू किए। तो अभी शेयर एप्लीकेशन जो मिला वो 12,000 की मिला, कंपनी ने अभी 4 रुपए का कॉल दिया है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शेयर एप्लीकेशन के साथ वो 4 रुपए ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा है उसका क्या होगा, देखो अब इसमें पहला एंट्री क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट
12,000 इंटू 4 2 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड। ये पहला एंट्री सिंपल हो गया। हाँ, अभी अभी अपने पास एक्स्ट्रा जो 2,000 है ना, उसके दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है। एक, या तो हम उनको रिफंड कर देंगे, या हम उनका पैसा एज ए एडवांस जमा भी कर सकते हैं अगेंस्ट अलॉटमेंट। क्योंकि आगे देखो, मेरे को कंपनी ने कुछ शेयर्स अलॉट किए, मेरा कुछ पैसा रिफंड करने वाले हैं, वो मेरे को रिफंड करेंगे बाद में, मेरे को उनको देना ही है, क्योंकि अब उन्होंने 4 रुपये कॉल किया है, मेरे को बाद में 6 रुपये देना है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स है, देखो जिनका पूरा रिजेक्ट ही किया उनको तो वापस देना ही पड़ेगा, बट ऐसे जो शेयर होल्डर्स है कि जिनको अपन ने पार्शियल अलॉटमेंट किया है, जिनको हमने क्या किया, पार्शियल अलॉटमेंट किया है, मतलब बाद में हम उनसे कॉल लेने वाले हैं, तो उनका पैसा अपने पास रखना ही बेटर है। तो दूसरा एंट्री देखो, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर रिफंड किया तो क्या एंट्री होगा। तो देखो, पहले शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट टैली करने के लिए। 2 शेयर कैपिटल कितना होगा, 10,000 इंटू 4, क्योंकि शेयर कैपिटल में 10,000 से ज्यादा अपन डाल नहीं सकते, क्योंकि एथोराइज 10,000 है, तो ये हो गया 40,000। एंड टू बैंक, बैंक रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, बैंक रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। $2,000 इंटू 4, 8,000। ये ऐसे रिफंड का एंट्री होगा। ये मैंने कंबाइन एंट्री किया, उन्होंने वहां पे अलग से दिखाया, ऐसे कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि एप्लीकेशन का 48,000 मिला, उसमें से हमने जिनको अलॉट किया उनको शेयर कैपिटल में शिफ्ट कर दिया एंड बाकी का पैसा रिफंड किया। पैसा आया तो अपन ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे एप्लीकेशन को डेबिट क्यों किया है, नॉट बिकॉज डेबिट द रिसीवर, ये अकाउंट क्लोज करने के लिए किया है। ये इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे डेबिट क्रेडिट होते हैं जिसका आपको कोई रूल्स में नहीं बैठेगा, बट वो प्रोसीजर अकाउंट टैली करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना ही पड़ेगा। एंड ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये रिसीवर है, क्योंकि अभी हम इसको शेयर कैपिटल दे रहे हैं, है ना, ही इज द, तो उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, शेयर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल ओनर का होता है ना, दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उसको, वो गिवर है ना, तो अभी वो ओनर बन गया, इसलिए हमने उसको कैपिटल में शिफ्ट कर दिया। एंड ये डेबिट क्यों किया, क्योंकि उसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करे। तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। अब इसमें लिखता हूं और दूसरा एंट्री ऐसे भी हो सकता है कि एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब जैसे यहां पे दिख रहा है रिफंड, यहां पे एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट होगा। मतलब कंपनी का कि हमको 2,000 का शेयर का पैसा रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आगे के पैसे हमको देने हैं, तो रिफंड करके क्या फायदा। तो एंट्री क्या होगा, देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4 एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जहां पे मैंने येलो कलर से स्टार किया ना, वही फर्क है।
being application money transfer to share capital and बैलेंस नहीं बोल सकते, एक्सेस treated as advance, balance treated as advance against allotment, balance treated as advance against allotment। तो ऐसे उसका एंट्री आपको करना पड़ेगा फिर। हो गया। तो अगर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा मिलता है तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप रिफंड कर सकते हो या आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट में। अभी अगर मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो जब नेक्स्ट टाइम अभी इसका जो अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा ये 8,000 रुपये कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 8,000 मेरे को एक्स्ट्रा दिया है। विल यू पे मी अगेन? नो। तो ये नेक्स्ट टाइम आपको 8,000 कम करके दिखाना है। तो ये दोनों में से और है। अभी आपके लिए क्वेश्चन होगा ये एग्जाम में कैसे आएगा। आपने तो एमसीक्यू पैटर्न है, आपको नंबर के साथ खेलना है। जन एंट्री विल नॉट राइट। मैंने बोला है नहीं, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज करना चाहिए। अभी इतने बड़े चैप्टर जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा है खाली थियोरेटिकली हो रहा है। बच्चों को एक एडवांटेज जो मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्व करके जो मजा आता है ना, वो थ्योरी पढ़ के आदमी बोर हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। सो खाली थ्योरी पढ़ना है, यू माइट गेट बोर्ड, बट क्या कर सकते हैं, अभी पैटर्न ही वैसा है। मतलब सब्जेक्ट तो न्यूमेरिकल दे दिया बट पैटर्न एमसीक्यू कर दिया। हम सबके हाथ काट दिए, बोला मारो उसको, हाथ काट दिए, कैसे मारेंगे। तो इसलिए फिर भी लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन करके लूंगा, हर एक का एक एक क्वेश्चन मैं करके लूंगा, ताकि आपको थोड़ा तो मतलब बेटर समझ में आएगा। खाली ओरली पढ़ाऊंगा ना तो हवा महल होगा, आई एम नॉट श्योर। सो फॉर माई सेटिस्फैक्शन आई विल बी टेकिंग वन क्वेश्चन एट लीस्ट। चलो अभी नेक्स्ट एंट्री होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी सेम देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी थोड़ा लॉजिकल समझना है। मैंने आपको कहा था कि हर एक केस में दो एंट्री होंगे, एप्लीकेशन में दो, अलॉटमेंट में दो, फर्स्ट कॉल में दो, फाइनल कॉल में दो। एक ड्यू और रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। थोड़ा ध्यान दो, मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा। ड्यू रिसीव्ड, हाँ। नाउ यहां पे आप देखेंगे ना तो पहले एंट्री रिसीव्ड का हुआ है और बाद में अपन ने उसको ट्रांसफर किया है। एंड यहां पे देखेंगे तो ये रिफंड वाला है, ये छोड़ दो। यहां पे पहले ड्यू का हुआ है, बाद में रिफंड का हुआ है, रिसीव्ड का हुआ है। तो आप में से जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको तो लॉजिक पता रहेगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों, ये सीक्वेंस क्यों बदल गया। लेट अस अंडरस्टैंड लॉजिक। पहले बैंक टू अपने शेयर कैपिटल दिखा है एंड बाद में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी नीचे देखेंगे ना आप, करेक्ट ना, तो देखो यहां पे ये जो ऊपर सेकंड एंट्री क्या है, मतलब मैं नंबरिंग करता हूं, ये 1 और ये 2। अभी यहां पे शेयर एप्लीकेशन को हटा के शेयर अलॉटमेंट लिखा है और ये 2 पहले हुआ है, मतलब पहले यहां पे ड्यू का हुआ है, बाद में रिसीव्ड का हुआ है। तो ये सीक्वेंस क्यों चेंज हो गया। ऊपर पहले एंट्री रिसीव्ड का था एंड बाद में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल था। यहां पे अलॉटमेंट से सीक्वेंस ही चेंज हो गया, पहले ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल आ गया एंड बाद में रिसीव्ड का एंट्री आ गया। ऐसा क्यों, ये लॉजिक समझा तो मैं, ध्यान से सुनो अगर आपको समझना है तो। सिर्फ पहले 2 केस में आप मेरे शेयर होल्डर नहीं हो, सो आई कैन नॉट से दिस अमाउंट इज ड्यू।
आर यू गेटिंग मोर? इसलिए पहले आप दोगे, फिर मैं आपको शेयर्स अलॉट कर दूंगा, एंड एक बार शेयर्स मैंने आपको अलॉट कर दिए, देन यू आर लीगली बाउंड टू पे मी रिमेनिंग अमाउंट। तो आप मेरे क्या बनोगे? फिर शेयर होल्डर बनोगे। आप मेरे क्या बनोगे? शेयर होल्डर बनोगे, एंड फिर मैं आपसे अमाउंट ड्यू दिखा सकता हूं। इसलिए ड्यू का एंट्री यहां पे हुआ है, एंड बाद में रिसीव्ड का हुआ है। समझा लॉजिक? चलो अभी देखो जरा थोड़ा लॉजिक बताता हूं। अभी खाली इतना ही चेंज होगा आगे। देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल में यहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगा, सेकंड कॉल में सेकंड कॉल आएगा, बस ये भी सेम रहेगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट जो ऊपर है वो यहाँ पे आएगा। तो अभी ये दो एंट्री कॉमन रहेंगी। ये दो एंट्री में खाली क्या चेंज होगा? ड्यू का एंट्री का डेबिट, रिसिप्ट का एंट्री का क्रेडिट। तो शेयर अलॉटमेंट जगह फर्स्ट कॉल आएगा, सेकंड कॉल आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा दोनों। यहाँ पे फर्स्ट कॉल और यहाँ पे ऐसा आएगा, उतना ही चेंज होगा। तो बाद में शेयर अलॉटमेंट जगह फर्स्ट कॉल आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगा, फिर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो ये डेबिट क्रेडिट जो लिखा है उतना ठीक होगा, बाकी सब सेम रहेगा। आपको समझ में आया? बड़ी लॉजिक समझा क्या? कि सब पहले अपन ने रिसीव्ड का एंट्री किया, बाद में ट्रांसफर किया, एंड आगे से अपन ने पहले ट्रांसफर किया, बिकॉज नाउ आई कैन शो लीगली अमाउंट ड्यू, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम माई शेयर होल्डर। कायदे से मैं आपसे पैसा ले सकता हूं। देखो आगे भी वैसा एंट्री है। देखो फर्स्ट कॉल में क्या चेंज होगा, बस देखते जाओ, ये और ये चेंज हुआ है। लर्न करने की भी जरूरत नहीं आपको। तो कल ही क्या करना है, अलॉटमेंट जहां पे लिखा है ना वहां पे फर्स्ट कॉल आएगा, वहीं पे सेकंड कॉल आएगा। तो ये ऐसा है। सेकंड कॉल में वही, बस वो दो अकाउंट चेंज होंगे। फाइनल कॉल दिया तो वही, खाली दो अकाउंट चेंज होंगे। तो आपको ये इतने सारे एंट्रीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। पहले दो एंट्री आपने लर्न कर दिए, बस उसको स्विच कर देना है एंड खाली नाम बदलना है। पहला एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री ध्यान में रखो। बाद में एंट्री को स्विच करना है, दूसरा एंट्री पहले आएगा, पहला एंट्री दूसरा आएगा, एंड दूसरे एंट्री में खाली क्या चेंज करना है, ये ऊपर का नाम चेंज करना है। एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा, फाइनल कॉल आएगा, ऐसी सब चीजें होंगी। ठीक है, आई होप लॉजिक इज क्लियर। तो खाली दो अकाउंट चेंज करना है, पहले एंट्री में पहला, तो ये नंबर बदलते जाना है। एक बार यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। वो कॉल कितने ना वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो पहले दो एंट्री को रिवर्स कर दो, बाकी की एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएंगी। तो ये दिखने के लिए बहुत बड़ा रहता है, बट एक्चुअली इतना बड़ा नहीं रहता है। तो एंट्री क्या होगा पता तो मैं आपको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में एंट्री लिख लो, अमाउंट पे ध्यान मत दो, टू शेयर कैपिटल, एंड फिर बाद में जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अगर मैं अभी इस क्वेश्चन में आधा ही दिया, इस क्वेश्चन में 8,000 माइनस होगा, क्योंकि 8,000 ऑलरेडी मिल चुका है ना। तो ये यहाँ पे मिलते से मैं 8,000 कम मिलेगा, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 8,000 रखा है। तो ऐसे एंट्री होगा। अभी फर्स्ट कॉल में यहाँ पे खाली फर्स्ट कॉल आएगा, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बाकी एंट्री सेम रहेंगी।
एडवांस मिला तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, एरियर से तो कम मिलेगा। तो इसमें ये दो एडजस्टमेंट्स है, एडवांस रहेगा, पहले एडवांस मिला तो यहाँ पे कम मिलेगा, एंड एरियर्स रहेगा तो भी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम मिलेगा। एरियर से तो भी थोड़ा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इज दिस क्लियर? चलो तो यहाँ पे अपन रुकते हैं अभी। मैंने शेयर्स इशू एट पार कंप्लीट किया है, करेक्ट ना? तो अगले लेक्चर में अपन इसके आगे जाएंगे, बाद में मैं पूरा न्यूमेरिकल भी लेने वाला, आप चिंता मत करो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।